नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बंगाल में हैं। बंगाल से अलग चर्चा करेंगे, लेकिन ये मैंने सोचा नहीं था कि जब मैं बंगाल से अलग हटकर चर्चा करूंगा तो उसमें चर्चा कोरोना पर ही करने का था कि कोरोना से शुरू करेंगे। देश इस समय कोरोना से ही जूझ रहा है और उसमें एक दूसरे को लेकर जो कहानियां हैं उन पर भी बात करनी थी। हज़ारों लाखों लोगों का वो दर्द जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं, जिसको हम लोग रोज़ फेस कर रहे हैं, उसको भी उस पर बात करनी थी। लेकिन दर्द जैसे अब आपको चारों तरफ से घेरता जा रहा है और ख़ास तौर से मीडिया में काम करने के बाद आप हज़ारों बार ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं, आप ऐसी कहानियों में रहते हैं और आप ऐसी कहानियाँ देश को दिखाते हैं जिसमें दर्द आपके इर्द गिर्द होता है, आप उस दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है जैसे दर्द ने आपको जकड़ के रख लिया हो और आपको कोई रास्ता ना दे रहा हो। आज का दिन ऐसा ही दिन है। हालांकि इस समय देश जिस तरह की एक अंधी सुरंग में घुस गया कोरोना की, लोग हाथ पकड़कर दौड़ जरूर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ किसका हाथ कब छूट रहा है। आज तक के वरिष्ठ पत्रकार और देश के बहुत सारे लोगों के पसंदीदा चहेते एंकर रोहित सरदाना हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर जब हम लोग सुबह बैठे हुए बंगाल की राजनीति पर ही आपस में चर्चा कर रहे थे, अचानक ये ग्रुप में आके गिरी और तब ये समझ में नहीं आया कि क्या ये सच है या क्या ये झूठ है। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोरोना से रोज़ इस तरह की खबरें आ रही हों, तब इस खबर को झूठ मानना भी बहुत मुश्किल था। अगर मैं ये कहूँ कि रोहित ने कभी मेरे साथ काम नहीं किया, लेकिन रोहित आज तक में उनकी पत्नी प्रमिला मेरे यहाँ जूनियर मेरे साथ रिपोर्टर थी और बहुत ही ऊर्जावान लड़की। और जब उनकी शादी हुई तो उनमें से थे जिनको हम लोगों को लगा कि एक अच्छा कपल है, जिनकी ज़िंदगी आगे बहुत बेहतर के साथ कटेगी। रोहित सरदाना के बारे में मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, जो भी लोग इस तरह की टीवी दुनिया से जुड़े हुए वो तमाम लोग जानते हैं। और उनको कोरोना लेके चला गया, वही कोरोना जो इस वक्त पूरे देश में एक दैत्य की तरह घूम रहा है, जिसके निशाने पर जो आ रहा है वो उसको लेके जा रहा है। सरकारें जैसे सब असहाय हो गई हों। कोई भी सरकार, चाहे किसी भी तरह की सरकार हो, वो इस समय कहीं टिकती नहीं दिख रही। उनके पास अपने कारण हैं, उनके पास अपने बचाव हैं, अपने रक्षात्मक जो उनके पास अपनी रणनीतियां हैं वो हैं, लेकिन लगता है जैसे कि वो बिल्कुल एकदम खामोश खड़े हुए हों। उनको दिख नहीं रहा है कि किस तरह से आंधियाँ लोगों के घरों पर गिर रही हैं, शमशान में लंबी लाइनें हैं। हम लोग उनको देख रहे हैं किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि सरकार की तरफ से जो डाटा दिए जा रहे हैं, ये हर एक राज्य सरकार या केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ, वो जिस तरह के डाटा हैं वो बहुत ही डरावने डाटा हैं। क्योंकि उन डाटाओं में और जो डाटा दिए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं मीडिया के साथ, और जो हकीकत है ज़मीन पर जो दिख रहा है उसमें बहुत अंतर है। आज मैं पहले ये बात ज़रूर करना चाह रहा था कि आखिर सवाल पूछने का तरीका क्या है वो सवाल जो लोगों को उन तमाम भीड़ को उद्वेलित कर देते हैं, जो या तो इधर खड़ी है या उस तरफ खड़ी है। और इस ऐसे दौर में जब ख़ास तौर से हम लोगों पर आप लोगों का भरोसा कम हुआ है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद हर पत्रकार कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़ा हुआ होगा, और कई बार आपको ये बातें सच भी दिखती हैं और सच होती भी हैं, ये साफ तौर पर इस पूरे उसमें दिखता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों को सवाल करने और सवाल जो किए गए उनके पीछे का अर्थ भी देखना होता है। कई बार ये कोशिश की जाती है कि जो सवाल किया जा रहा है ऐसे वक्त में जब पूरा देश करा रहा है, जब पूरा देश एक डर में है, क्योंकि ये डर अब अंदर रीढ़ के अंदर तक समाता जा रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे लगता है कि इस पर सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। मैं देश की अलग अलग चीज़ों पर आपसे बात करना चाह रहा था, और कोरोना ही इस वक्त ऐसी चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा इस समय अगर आप मीडिया में देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि जैसे मीडिया बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। वो किस तरह के बचाव की बात करते हैं? मुझे लगता है कि हम लोग ये एक गलत रवायत को लिए घूम रहे हैं, जिसमें हमको लगता है कि कोई भी सवाल उठाना ख़तरनाक होता है।
सवाल उठाने चाहिए, सवाल के पीछे की इंटेंशन देखनी चाहिए और सवालों पर सवाल उन्हीं से किए जाएंगे जो सत्ता में होंगे, जो ताकत में होंगे। हाँ, उनको अपने बचाव में कहने का हक है, उनको वो तमाम चीज़ें बताने का हक है, अपनी जनता को ये दिखाने का हक है कि उन्होंने क्या क्या किया, और उस पर जनता के पास ये फैसला होता है कि वो किस पर यकीन करे, किस पर ना यकीन करें। आजकल अगर मैं कोरोना की बात करूं तो ऑक्सीजन्स नहीं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं हैं, रेमडेसिविर जो दवा है वो नहीं है, उसके अलावा विटामिन सी, कहीं कहीं तो पैरासीटामोल, ये तमाम गोलियां भी गायब हैं, वैक्सीन नहीं है। इस पर कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी तरह का कितना भी अपनी चीज़ों को छुपाने की कोशिश करे, वो भी ये जानता है कि कल से उस 18 वर्ष से ऊपर के उन तमाम युवकों को जिनको, या तमाम लोगों को जिनको ये वैक्सीन लगनी थी, उनको नहीं लग सकती। कई राज्यों में नहीं लग सकती। ये बीजेपी शासित भी हैं और गैर बीजेपी शासित राज्य भी हैं, यानी सब जगह एक ही हाल है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, तमाम चीज़ें इस पर बोल रही हैं, लेकिन क्या वो क्या कर सकते हैं, क्या जादू किया जा सकता है इस वक्त में, जब हज़ारों लोग, जब मैं पिछली परसों आप लोगों से बातचीत कर रहा था और ये करना चाहता था कोरोना पर बातचीत, उस वक्त भी इस तरह की खबर मेरे बहुत ही करीबी जो मित्र हैं लखनऊ, दिल्ली में, लखनऊ में, वहाँ से जिस तरह की खबरें आई, जिस तरह उनके हाथ छोड़ कर जाने की खबरें आई, वो यकीन के काबिल नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ। तमाम युवा साथी, तमाम ऐसे लोग जिन पर उनके परिवार की जिम्मेदारियां थी, जिन पर उनका घर था, ये सब वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं। कई बार जिनको आप जानते नहीं हैं, वो संख्याएँ आपके, वो व्यक्ति सिर्फ आपके लिए संख्याओं में बदल चुका है, क्योंकि जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिस तरह से सरकारें उस पर नाकाम होती जा रही हैं, क्योंकि सरकार के पास इस तरह का, किसी भी सरकार के पास, फिर मैं कह रहा हूं कि हमको यहाँ दो सवालों पर गौर करना है। हमको शर्जील उस्मानी जैसे शख्स पर भी गौर करना है, जो इस तरह के पत्रकार, जो एक जिसके पास हो सकता है आप उसकी विचारधारा से सहमत हो, लेकिन आप उसको सोशोपैथ और तमाम चीज़ें, ऐसे शब्द लिखते हैं, जबकि आपका भाषण जिस तरह से देश के खिलाफ आपका भाषण, आप जिस तरह की विचारधारा के लोग हैं, जिस तरह की विचारधारा दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस आतंक को फैलाती है, आप उसका प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करते हैं, या उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं और इसका इस्तेमाल अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर करना चाहते हैं। मैं फिर इस बात को साफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि सवाल कौन से हैं, सवाल किसने उठाए हैं और सवाल किस तरह उठाए जाते हैं। ये भी एक बड़ा इस समय, कोरोना के समय भी आपको अलग अलग चीज़ों पर दिखाई देगा। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, जो लोगों को लगता है कि जैसे सवाल उठाना, हर सवाल उठाना ये केंद्र सरकार के खिलाफ एक साजिश हो जाती है, या फिर उस पर्टिकुलर राज्य सरकार के खिलाफ साजिश हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मौक़ों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, वो रोज़ दिखते हैं, उनको रोज़ मैं देखता हूँ, वो मीडिया में भी बहुत हैं, जो इस तरह के किसी भी संकट का इंतजार करते हैं ताकि वो हमला बोल सके। वो एक गैंग के तौर पर बिहेव करते हैं। वो आपको उनके पुराने तमाम ट्वीट्स और तमाम जो उनकी वीडियोस हैं उन पर देखने से मिल जाएंगे। इसके लिए कोई बहुत आपको रॉकेट साइंस का नहीं जानना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो जो ये शख्स बोल रहा है, इससे पहले इसने क्या क्या बोला। वो विचारधारा की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो एक व्यक्ति या एक पूरी पार्टी से नफरत की लड़ाई लड़ रहा है, और उसके लिए उसने अपनी देश और जो पूरे समाज की सीमा रेखा है उसको वो त्याग चुका है। उसमें कोई ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बयान हैं, जैसे वो इंतजार कर रहे हो कि इस तरह की आपदा आए और वो ये कह सके कि देखो तुमने किसको चुना है। खासतौर से आपको वो अतिवादी लोग जरूर दिखाई देंगे जो इस वक्त कौम के नाम पर, कि ये कौम पर आई हुई चीजें हैं, और उनके बयान और उनकी फेसबुक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनको इस संकट से कोई लेना देना नहीं। वो इस संकट से दुखी नहीं है, वो इस संकट के आने से खुशी है और उसमें दुख को सामने रखकर अपमान करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। सरकार से सवाल किए जाने चाहिए क्योंकि उसको हमने चुना है। वो सरकार हमारे वोटों से बनती है और हमारे में हम सब शामिल होते हैं, उस वक्त जिन्होंने इसके विरोध में मत दिया और जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया। और कई बार ऐसे हालात होते हैं जब सामने किसी के घर में आग लगी हुई होती है तो आप ये नहीं पूछते कि बाल्टी किसके घर से आई, पानी किसके घर से भरा गया। जहां से भी पानी आता है, जहां से भी बाल्टी भरी जाती है, आप उस पर फेंकते हैं। लेकिन ये वक्त इस तरह से जिस तरह से पूरे एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश है, और वो
और ये बात उनके समर्थकों में, बाकी तमाम लोगों में भी दिखाई दे रही है कि वो सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो या तो इस तरफ से बोल रहे हैं या उस तरफ से बोल रहे हैं सवाल, और यही वो चाहते हैं, वो तमाम लोग चाहते हैं जो सही सवालों पर आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि आप इस दौरान ब्यूरोक्रेसी को शेल्टर करते हैं, उस ब्यूरोक्रेसी को जो बिल्कुल रीढ़ विहीन है, जिसकी ये जिम्मेदारी होती है कि सत्ता चाहे किसी पार्टी की हो, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई ताकत है, उनको संविधान ने एक ताकत दी हुई है जिससे कि वो आम आदमी के लिए या देश के लिए अपने फैसले ले सकते हैं। उनके अंदर रीढ़ गायब हो जाती है। रीढ़ गायब होने का मतलब ये नहीं कि उन पर बहुत प्रेशर आ गया हो, नहीं, वो करप्शन में साथ में शामिल होने के लिए, अपने आप को इजीनेस हासिल करने के लिए तमाम चीज़ों को वो गिरवी रखते चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी, मतलब हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिले जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी घुटने टेकती हुई दिखती है। जिस तरह से इस पूरे मसले में 1 साल पहले पूरी दुनिया में जब कोरोना एंट्री हुआ था तो आपने देखा कि किस तरह से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इस पर कामयाबी हासिल की, और आज वो उस दूसरी तीसरी लहर के बाद सामने खड़े हैं। उनकी वापस इकोनॉमी भी वापस आती दिख रही है। लेकिन इस देश ने, जिसने वैक्सीन बनाई, जिसने वैक्सीन बनाकर दुनिया के उन 2-3 देशों के बीच में खड़ा होने का एक साहस भी दिखाया कि किस तरह से हम लोगों ने यहाँ खड़े होकर एक वैक्सीन बनाई। लेकिन उस वैक्सीन में शायद राजनेताओं से ज़्यादा उन वैज्ञानिकों का और उन तमाम शिक्षण संस्थानों का, हमारे साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशंस थे उनका हाथ था, जो बहुत सालों में बनते हैं। उनके अंदर हौसला दिया। ये हो सकता है कि सरकार उनके साथ जब जाती है और जब उनके साथ कंसल्ट करती है तो उनकी बहुत सारी दिक्कतों को दूर करके उसका एक माहौल तैयार करती है। वो इस तरह पिछली बार इस पूरी भीड़ में हमको दिखा कि इस सरकार ने ये कोशिश की, केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वो कोऑर्डिनेट करते हुए दिखे, तो लग रहा था कि हम लोग इस संकट से, इस अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आए और हमने बहुत लंबा ये रास्ता तय नहीं किया। लेकिन जब ये दूसरी लहर आई तो इस पर जिम्मेदारी किसकी थी? क्या वो साइंटिफिक जो साइंस और तमाम लोग थे जिनको ये जिम्मेदारी थी कि वो देखें कि पूरी दुनिया में किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता है, पूरी दुनिया में किस तरह ये वापस लौट रही है बीमारी और पहले से ज़्यादा घातक रूप में लौट रही है, उस समय क्या हमारी तैयारी हो सकती है? क्योंकि हमारी जनसंख्या किसी भी बड़े मसले को, किसी भी बड़े से बड़ी, मतलब हमारी जनसंख्या में इतना बड़ा वो है कि शायद कितने भी बड़े इंतजाम हो, हम उनको, हमारी जनसंख्या से वो ध्वस्त हो सकते हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी। लेकिन क्या उन वेंटिलेटर्स, जिनको 50,000 वेंटिलेटर कहा गया था, जिनको 60,000 वेंटिलेटर कहा गया था, क्या वो 2 या 3 लाख या 4 लाख या 5 लाख वेंटिलेटर नहीं हो सकते थे? क्या उन वेंटिलेटर्स को बनाने में जिनको अब आपके पास आ गए? लेकिन आज बहुत सारी चीज़ों को लेकर मन अलग अलग तरीके से बात करना चाहता है, क्योंकि अगर एक इशू पर भी बात की जाए तो भी वो कम होता है, कितना ही लंबा बात कर दी जाए। क्योंकि इस समय हम लोग दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या इस तरह के शहरों को देख रहे हैं, बेंगलोर, मुंबई, इस तरह के शहरों से हम लोगों को खबरें आ रही हैं। हम उन शहरों को ढूंढ ही नहीं रहे हैं जो बालाघाट है, जो अलग अलग जगह, मुजफ्फरनगर है या अलग अलग छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ क्या हुआ, किस तरह से इस पूरे बंगाल के चुनाव को लेकर जरूर बातें हुई। और उसमें मैंने साफ कहा कि किस तरह से यहाँ चुनाव के लिए सुरक्षा बलों की और इस तरह के फेज वाइज मैनर की ज़रूरत थी। लेकिन मुझे ये भी मेरा दृढ़ मत है कि यहाँ रैलियाँ, रोड शो, तमाम पर रोक लगाने की ज़रूरत थी, लगाम कसने की ज़रूरत थी। लेकिन इससे उलट अगर आप यूपी में जाते हैं, जहाँ की सबसे ज़्यादा हम लोगों ने पिछले उस कोरोना की जो महामारी थी उसमें खुद वहाँ के मुख्यमंत्री को सबसे ज़्यादा, मुख्यमंत्री योगी को सबसे ज़्यादा काम करते हुए देखा था, उनको एक्टिव मोड में देखा था, उनका सुपर 11 जो टीम थी उसको काम करते हुए देखा। लेकिन क्या वो ये भांपने में चूक गए? क्या उन्होंने थोड़ी लापरवाही कर दी? उन अफसरों ने जिनको ये तैयार थी कि वो रिपोर्ट तैयार करते, वो सरकार के साथ शेयर करते, क्या सरकार को ये देखना कम हो गया कि यूपी की आबादी जितनी बड़ी है, अगर वहाँ सेकंड वेव आती है तो क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? क्योंकि पिछली बार भी जिस तरह से बेड को लेकर मारामारी थी, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके किसी को बचाया नहीं जा सकता। क्योंकि आप अगर ये देखेंगे कि इतनी बड़ी तादाद अगर लगातार बढ़ती आएगी तो आप उसके लिए बेड्स कहाँ होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से मरना इस देश में, जिसमें से चंद्रयान बना सकता है, जो मंगलयान बना सकता है, उस देश में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हों, ये बात किसी भी उस आदमी को जो देश पर यकीन करता हो को छलनी कर रही है। बहुत सारे लोगों के सवाल, आपको मैं उन सारे सवालों में नहीं जा रहा हूं जो सरकार पर उठाए जा रहे हैं, कि जिसमें उनकी इंटेंशन साफ दिख रही है कि वो किस तरह से इस सरकार को
कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि इसने कोरोना को ये संभालने में विफल रही, बल्कि इसलिए क्योंकि ये इनकी सरकार है, ये साफ दिखता है। और उन सब से मुझे नहीं लगता कि उससे कोई पॉजिटिव बात हो रही होगी, क्योंकि सवाल करेंगे अगर आप सीधे, और अगर आपके सवाल जो इस सरकार को समर्थन करने वाले लोग हैं उनके सवालों की कीमत होगी, सरकार से वो पूछा जाएगा, वो पूछें तो जरा ज़्यादा ज़रूरत हो कि वो उनसे पूछा जाए कि आखिर किस तरह से ये फेलियर हुआ, क्यों वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हुआ। बहुत सारे विपक्षी नेता फिर वही आरोप, मैं फिर ये कहता हूँ बार बार आपको, मेरा ये भी मानना है कि जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनको सवालों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि सवाल पूछना गुनाह नहीं है, सवाल किसी से भी पूछा जा सकता है और पूछना चाहिए। मैं किसी भी विरोधी विचारधारा के साथ भी बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मेरा मानना है कि आप गालियां न दें, शालीनता के साथ आप सब कुछ कह सकते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कहिए। उसी तरह से सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप हमारे मेंटर हैं, आप पर यह जिम्मेदारी थी, आप आखिर कहां गलती हुई, किस तरह गलती हुई, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, जो लोग मर रहे हैं, क्या आप उनको ये यकीन दिला पाएंगे जो हम लोग और आप बात कर रहे थे अभी तक? मेरी बातचीत जो थी, मैंने कोशिश की कि मैं बंगाल के चुनाव के अलावा कहीं ना जा सकूं, हालांकि रोज उस तरह की खबरें आ रही थी। और चूंकि पूरा देश कवर करता हूं, मैं सिर्फ एक राज्य के लिए चुनाव नहीं कवर करता, मैं पूरे देश को अलग अलग हिस्सों से देखता हूं और अलग अलग समय पर कवर करता हूं। मैं चाहे बाढ़ हो, अकाल हो, उन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने देखा। लेकिन इस तरह की महामारी जब हम लोगों ने देखी तो उस समय मैं यहाँ बंगाल में हूँ और पूरे देश में जिस तरह का हाल है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही दारुण स्थिति है। तमाम सरकारें, दिल्ली की सरकार के पास, अगर अब मैं उस सरकार को देखता हूँ कि जो किसी भी माध्यम का फ़ायदा सिर्फ केंद्र सरकार से निपटने में लगाने की कोशिश करती है। और पिछले कुछ समय चुनाव में, हालांकि उससे पहले चुनाव में केजरीवाल अपने आप को देख चुके थे तमाम जगह किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सामने लड़कर, क्योंकि ये दो कल्ट का, ये चूंकि पर्सनैलिटी कल्ट है, पर्सनल जो कल्ट है उसका एक दूसरे से मुकाबला था, वो वहाँ मात खा चुके थे। तो इसीलिए बहुत दिनों बाद फिर उनको इस चुनाव में आगे लड़ने की कोशिश करते हुए, सामने आते ने जिस तरह की आरोप बयानबाजी उससे पहले तैयारी शुरू की गई थी, तो लगा कि जैसे वो बिल्कुल सही खड़े हुए दिख रहे थे जब वो सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे हकीकत सामने आने लगी, आप ऑक्सीजन नहीं बना रहे हैं, आप प्लांट नहीं लगा रहे हैं, आप दिल्ली में कभी आप कहते हैं कि यहाँ दिल्ली से बाहर के लोग आ गए, कभी आप अचानक ये कहने लगते हैं कि हमारे संसाधन दूसरे लोग ले रहे हैं। और ये बात कहने वाले मनीष सिसोदिया गाजियाबाद के रहने वाले, उनको उनका घर तक वहाँ था और कुछ दिन दिल्ली में रहने के बाद एक फ्लैट खरीदने से आप दिल्ली के नहीं हो गए थे। या इसी तरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का दिल्ली पर हक है, और किसी का भी, हर एक आदमी का दिल्ली पर हक है। लेकिन ये एक लेम एक्सक्यूज देते हुए लोग, क्योंकि यहाँ भी वो मरती हुई लाशों पर राजनीति कर रहे हैं हर समय। अगर आपको दिखेगा केंद्र सरकार का तो पूरा मंत्रिमंडल से आप सवाल पूछ सकते हैं, यकीनन आपको सवाल पूछने चाहिए और मुझे लगता है कि उनको जवाब देना चाहिए कि आखिर ये गलती कहाँ हुई, जिस समय पूरा गृह मंत्रालय जो पिछली बार जिसको मैं कवर करता हूँ इतने सालों से, उसमें अगर उन लोगों को ये जिम्मेदारी थी, आपने देखा होगा लॉकडाउन से लेकर तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी थी, विपक्ष ने वही किया, वही जो करता है उसी को हिंदुस्तान में विपक्ष बड़े गैर जिम्मेदार तरीके से करता है। जिसको वो करना चाहिए, जिस तरह के जवाब हो तो उसका जवाब देने की बजाय वो इस तरह की चीजें, मतलब वो कभी भी आपको इस तरह लगेगा नहीं जैसे कि बाहर जब चाइना के साथ आपका उस समय टसल चल रहा था, पूरी तरह से दोनों देश ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे के आमने सामने हथियार लेकर खड़े हों। उस वक्त भी आपको बयानबाजी याद होगी जिस समय ये कोरोना वैक्सीन हम लोगों ने ईजाद की, उसको बीजेपी वैक्सीन और उसको तमाम चीज़ें कहा गया, बल्कि ये कहा गया एक पार्टी के, उसने तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये हम लोग नहीं लगाएंगे, समाजवादी नहीं लगाएंगे। ये इस तरह की बयानबाजी से क्या वो उनका कोई दूर तक रिश्ता नहीं। ये सबसे बड़ा यहाँ एक संकट ये भी है कि यहाँ की राजनीति में जिस तरह से सिर्फ जातिवाद और क्षेत्रवाद या जो धर्म के आधार पर जो बहुत तेज़ी से चलती है, उसमें किसी तरह की रेशनल डिस्कोर्स की बातचीत भी नहीं रह पाती। आप ऐसा लगता था कि जैसे वो अखिलेश यादव ने जब ये बातचीत कही या फिर जो तमाम कांग्रेसी लोगों ने उस समय ये बातचीत कही, लगा कि इनका साइंस के साथ या इनके पास, इनके थिंक टैंक में क्या कोई इस तरह का शख्स है जो ये बता सके कि ये जो वैक्सीन है ये किसी पार्टी की नहीं है। क्योंकि कोई भी सरकार मरने वाले लोगों की बढ़ती हुई संख्या को झेल पाने में, उसका विरोध झेल पाने में
सक्षम नहीं होती है। इस समय अगर आपको दिख रहा होगा कि पूरी सरकार के ऊपर जो स्ट्रेस है वो इसलिए है क्योंकि शमशान में लकड़ियां कम पड़ गई हैं। हम लोग उन लकड़ियों को नहीं देख रहे हैं जो शमशान में लाशें जलाने के लिए आती हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को लगे, लेकिन क्या ये सवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए कि जो यूपी में पंचायत चुनाव हुए, क्योंकि हो सकता है, मैं बंगाल के लोगों की बात मान सकता हूं कि उनको जो परेशानियां हैं, उनका जो किसी सरकार से जो जिस तरह से वहाँ पार्टी के आधार पर तमाम सुविधाएं मिलती हों, तमाम जितना भी वहाँ का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलता हो वो पॉलिटिसाइजेशन से हो, वो पॉलिटिक्स के हिसाब से चलता हो, गवर्न करते हो, उनको मदद देते हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं था। उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं था कि प्रधानी के चुनाव के बिना वहाँ कुछ ऐसा छूट जाता। वो यकीनन हाई कोर्ट के आदेश के बाद हुआ, हाई कोर्ट ने कहा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी अपनी सख्त छवि रखते हैं, और वो कई बार उन्होंने साफ कहा, अभी भी उन्होंने लॉकडाउन पर सरकार उसके फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या उनके पास ये विकल्प नहीं था कि वो जाकर ये कहें कि ये कोरोना गांव गांव के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर वोट करने वाले लोग शहरों में भी हैं, ज़्यादातर लोगों के परिवार के लोग शहर में हैं, और वो शहर से गाँव तक पहुँचे। अभी तो सिर्फ 700 टीचर्स के मरने की बात है, जिसमें से 138 टीचर्स जिनका कोरोना से डेथ की बात की जाती है। लगभग इस तरह की खबरें छपने लगी कि यह संख्या बहुत बड़ी है। हालांकि ये संख्या वेरीफाई करनी होगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मरते हुए टीचर्स या वो जो सुरक्षा, जो इस चुनाव की सुरक्षा इंतजाम में लगे हुए हैं, क्या उनकी जान की कोई कीमत नहीं? हमको लगता है कि जब हम संख्याएं गिनते हैं, हमको इस बात का एहसास होने लगता है, हम इतने निरीह या कई बार निर्मम हो जाते हैं कि हमको लगता है कि आज 3490 लोग मरे और कल अगर 3470 लोग मरे तो ये डाटा ठीक है, हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक शख्स का आप अपने परिवार में या किसी में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ एक शख्स के जाने से पूरी दुनिया किस तरह बदल जाती है, किस तरह उसके परिवार के लोगों की ज़िंदगी हो जाती है। क्या वो चीज़ गौर करने लायक नहीं है? क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? रेमडेसिविर को मैं कई बार बहुत सारी चीज़ें सोचता हूं कि क्या सरकार को पेटेंट लेकर उन कंपनियों से नहीं दिया जा सकता था? और अब तो ऐसे वक्त में जब रेमडेसिविर जैसे नकली इंजेक्शन बन रहे हो, जबकि नकली दवाओं के उस पर सुषमा स्वराज जो थी, बीजेपी की जो एक बड़ी नेता थी, हमारी विदेश मंत्री भी रही और तमाम दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, जिस तरह से उन्होंने नकली दवाइयों पर मिलावट में और नकली दवाओं में फांसी की सजा के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि रेमडेसिविर बनाने की फैक्ट्री, आप सोचिए कि 4000 रेमडेसिविर वो सप्लाई कर चुके हैं। 3000 शीशियां वहां रखी थी जिसको वो भर रहे थे, और वो सब नकली, और वो 25000 का एक इंजेक्शन बेच रहे थे। और अभी तक सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि उनको किस तरह से, उनका ट्रायल किस तरह होगा, क्योंकि जिस डर की आप बात कर रहे हैं वो डर तो महीनों बाद खत्म हो जाएगा, उस डर से कोई मतलब नहीं रहेगा। 4000 लोगों को अगर वो इंजेक्शन लगा होगा तो ये मास मर्डर है, ये सामूहिक हत्या है। इस पर किस तरह के केस, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको इस समय जिस तरह की संख्या आप देख रहे हैं, आप कोशिश ये कोई नहीं कर सकती। मैं आज भी मानता हूं और आगे भी मानता रहूंगा कि सरकारें चाहे कितनी कोशिश कर लें, आप मूल सवालों को नहीं दबा सकते। चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो लोग सामने आते हैं। हम लोगों को जिस तरह का डर, जिस तरह का खौफ आप दिल्ली में या तमाम जगह पर देख रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे, ऐसा लगता है जैसे उन शहरों में मुर्दनी छा गई हो, लोग बाहर। हालांकि ये बार बार सवाल है, कल भी हम लोगों ने चुनाव के दौरान उठाया था कि वो लोग जो एक दूसरे पर लगकर वोट कर रहे थे, उनके वोट अगर वो थोड़ी दूर खड़े होकर भी वोट देते तो भी उसी पार्टी को जाते जिस पार्टी को देने आए थे। गोले में खड़े हो जाने से उनकी पार्टी जो है किसी दूसरे को वोट नहीं चला जाता उनका। गोले जैसे सारे अकेले खड़े थे और आदमी सारे मेले में खड़े थे, उस तरह का वोट यहां हो रहा था। उसी तरह से तमाम लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था। अगर आप गौर करेंगे जिस तरह से तमाम, वो आपको विजुअल्स, आप खुद उन लोगों में शामिल होंगे जिनको आपने इस तरह करते हुए देखा होगा। जो बेसिक जरूरत थी वो सब नहीं किए गए। रोज की तरह ये बढ़ती हुई संख्या कहां जाकर रुकेगी? अगर आप उस मॉडल को देखते हैं जो IIT के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, तो वो आपको रूह को और कपा देता है। हो सकता है आप सिर्फ घर में टीवी देख रहे हो और टीवी पर आप बंद कर सकते हैं, आप उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो आपको लगता है कि आपने उस जैसे कि कई बार कोई कबूतर आंखें बंद कर लेता है, सोचता है कि बिल्ली चली गई या खतरा टल गया,
टीवी की स्क्रीन बंद कर सकते हैं, आप अखबार लाना बंद कर सकते हैं, लेकिन आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। आपको वो लोग मर रहे हैं, उसके लिए सवाल आज नहीं तो कल आप उठाएंगे, क्योंकि इसका सरकार से कोई, फिर मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि मैं उन सवालों को कतई तरजीह नहीं देता हूं जिनमें इस घृणा का इस्तेमाल किया जा रहा हो, जो लगातार इसका इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। तमाम लोग आपको ऐसे दिखाई देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि वो किस तरह से इस पर कर रहे होंगे। हो सकता है आप भी उनकी उस लेखनी को ना समझें, मैं उनकी उस लेखनी को समझता हूं, क्योंकि उन्हीं के बीच में से 20 साल 22 साल की इस पूरी पत्रकारिता को मैंने उनके बीच में जिया है। मैं उनकी वो भी जानता हूं कि वो लोग किस तरह से सोचते हैं और किस तरह उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन सवाल हम लोगों को सरकार से इसलिए करना पड़ता है जिस राज्य में, चूंकि जो राज्य का आदमी है वो सबसे पहले अपने राज्य की सरकार पर सवाल उठाएगा, चाहे वहाँ किसी पार्टी की है, और फिर वो सवाल सीधा सीधा जाकर देश के प्रधानमंत्री पर जाकर टिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। क्योंकि अगर आप बंगाल के लोगों को उन पर यकीन है तो देश के लोगों को भी उन पर यकीन है। अगर हम लोगों ने पूरे उस नोटबंदी को देखा, मैं हमेशा बोलता रहा कि नोटबंदी का फैसला कोई इसी तरह का नेता ले सकता था जिस पर जनता को यकीन हो, क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला ने कोशिश की थी और वहां दंगे हो गए थे तमाम कितने बड़े, तमाम पूरे देश में, और सरकार को वो फैसले वापस लेने पड़े थे, उनकी पूरी मुद्रा पूरी धाराशायी हो गई थी। यहां तमाम लोगों ने लाइनों में लगकर पैसे लिए और विपक्ष के उन आरोपों की धज्जियां उड़ा दी जो उन्होंने लगाए थे। यानी उन लोगों ने कष्ट सहकर भी अपना सरकार का साथ दिया। इसके पीछे आपको मानना पड़ेगा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रति उनका रिश्ता था। ऐसे ही अगर आप फिर जीएसटी का देखते हैं, लोगों ने, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ होगा, लेकिन उन्होंने साथ खड़े होकर कहा कि ये देश के लिए फैसला है। तो ये उन पर, प्रधानमंत्री पर उनका एक यकीन है। ऐसे में जब सवाल उन पर उठेंगे, क्योंकि आप उनके यकीन के साथ खड़े हैं, उन्हीं का, अगर वो लोग सवाल पूछ रहे हैं तो उनका जवाब, उनका सवाल पूछना कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि कोई गुनाह है। वो उनको सवाल पूछने क्योंकि उन पर यकीन करते हैं, इस तरह का सवाल है। और जो लोग, एक शर्जिल उस्मानी जैसे लोगों का, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब यहां नहीं होता है, क्योंकि वो ना पहले ना अब किसी एक खास पायस या किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं है जिसका सवाल पूछने का मतलब देश के लोगों का हित हो। उसका कट्टरपंथी सोच के साथ है, या वो लोग जो अलग अलग जगह पर पत्रकारिता करते हुए शुरू से एक पार्टी के साथ खड़े रहे, एक विचारधारा के साथ खड़े रहे, उनका हर जगह स्कोर सेटल करने का आइडिया रहा, उनके सवालों की मैं कोई कीमत नहीं मानता हूं। क्योंकि सवाल कोई भी कर सकता है तो करना चाहिए, लेकिन उन सवालों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। लेकिन उनका क्या कहिए, जो लोग मोदी जी पर यकीन करते हैं, उन लोगों को भी सवाल करने का हक है, और उनके सवालों को बहुत अलग करके नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सवाल बहुत बड़े सवाल हैं, उन पर जवाब देना चाहिए। अभी हजारों लोग रोज़ मर रहे हैं, ये संख्या अभी बढ़ती हुई जाएगी, लेकिन क्या हम लोग दवाई, ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर के हकदार नहीं है? क्योंकि अब हमको नहीं मालूम कि कौन कहाँ किस समय चला जाएगा। इस तरह का डर शायद पूरी ज़िंदगी में मैंने अभी तक नहीं देखा। मेरी याद में, आप में से शायद कुछ लोग, मुझे याद है गांव वाले कुछ बुजुर्ग बताया करते थे कि बहुत साल पहले जब वो छोटे हुआ करते थे तो कोई ऐसी बीमारी आई थी जिसमें वो भागकर जंगलों में चले गए थे, गांव के गांव खाली हो गए थे, गांव के गांव से लाशें उठनी भारी हो गई थी। मुझे लगता है कि लोग उस डर से थे, उन्होंने वो डर देखा नहीं है। लेकिन इस बार ऐसे समय में, जब हम लोग आधुनिक समय में विज्ञान के साथ खड़े हों, तब ऐसा डर हमको कई बार डर आता है। मैं इस पूरे समय में मैं आज किसी भी आंकड़ों पर बात नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ इसलिए, क्योंकि मुझे आज सिर्फ आप लोगों के साथ ये बातचीत करनी थी, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो है सवाल करने का, आप लोगों को भी सवाल करना है, और आपको ये भी देखना है कि वो सवाल हमारे राष्ट्र के लिए है, वो सवाल हमारे लिए है। क्योंकि अगर हम खड़े होते हैं, हम लोग जब सवाल करते हैं, तो उस सवाल से उनको कुछ नई रोशनी मिलती है, बहुत सारी नई चीज़ें दिखती हैं। अगर हम सवाल करना बंद कर देते हैं तो उनको भी दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये आपकी अपनी, जिनको आप, जिस सरकार को आप प्यार करते हैं, जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, ये उनके लिए भी आपका एक हक है। आप उनसे सवाल पूछें, आप पूछें कि ये जो लाशें जल रही हैं, कम से कम वो डाटा तो सही शेयर हों, कम से कम उन लोगों को आप दवाइयाँ दे नहीं सकते तो ऑक्सीजन तो दें, आपके लोग तो दिखाई दें। आपके आसपास, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि किसी को अभी इस तरह का संकट का सामना ना करना पड़े जिस तरह का वहाँ लोग कर रहे हैं और आप अपने आसपास देख रहे हैं। ऐसे में जो राजनीति कर रहे हैं वो यकीनन उनका उद्देश्य सबको मालूम है। और वो, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे एक ने कहा कि ये विश्व गुरु का, उसने बताया कि ये विश्व भिखारी बन गया। ये तमाम चीज़ें, चूँकि
हिंदुस्तान ने सहायता की तमाम लोगों की, उस वक्त सहायता की, अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम लोगों की सहायता की। तो ये मदद, सरकारी सहायता, ये तमाम चीज़ें तो दुनिया में होती हैं, इसमें कोई किसी के अगर आप उसको देख रहे हैं तो ये जाने किस तरह की बात कर रहे हैं। ये साफ तौर पर मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोग सही से सवाल जब नहीं करना चाहते, इनके घटिया सवालों से, इनकी घटिया जिस तरह की आदत है, जिस तरह वो साफ तौर पर पता चलता है कि वो किस तरह की इंटेंशन के साथ सवाल कर रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को साथ में खड़ा कर देती है सरकार के, क्योंकि उनको लगने लगता है कि ये हमला कर रहे हैं, ये सही सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और मैं फिर बार बार कह रहा कि जब सही सवाल नहीं पूछे जाते तो रास्ता सही नहीं मिल सकता। हम लोगों को किसी भी सरकार के खिलाफ होने की बजाय उस सरकार से सवाल पूछना है कि आप ये बताइए ये हुआ कैसे, क्योंकि इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। मैं कहीं सोच नहीं पा रहा हूँ कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन ना हो, कभी क्या इतने बड़े हॉस्पिटल्स बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। इस तरह से लोग अपने परिजनों को लेकर भटकते हुए हमारे लिए सिर्फ विजुअल बनते जा रहे हैं, उनकी कहानी जाती जा रही है। मुझे याद है मेरे जो पसंदीदा, जिनको मैंने जब पहली बार बहुत सारे लोग कहते थे कि क्यों कविताओं के साथ आपको बहुत प्यार है, तो मैंने ये कुंवर बैचेन जी की उनको सुना। उनके कवि सम्मेलनों में जब मैं छोटा था तो उनके ही कवि सम्मेलनों में आंखें खोली, क्योंकि वो वहाँ के गाज़ियाबाद के, यूपी के बहुत ही प्यारे और बहुत अच्छे कवि थे। उनको हमने खोया, हमने बहुत सारे लोगों को खोया, अपनों को खो रहे हैं। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, जब ये लहर थमेगी तभी शायद हम देख पाएंगे कि आसपास के हमारे कितने लोग हमारे साथ रह गए। क्या हम उन लोगों में हैं जो अभी यहाँ हैं या फिर चले गए, ये भी किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे वक्त में मेरे दोस्तों, मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि आपको सवाल भी करने हैं, आपको उनके बीच में से रास्ता भी निकालना है, और वो सवाल सकारात्मक होने चाहिए, वो आगे की तरफ बढ़ने होने चाहिए। उस तरह से नहीं जिस तरह से घर में बैठ के ट्वीट करके जिन्होंने विपक्ष की राजनीति की है, और यही वजह है कि उनको जनता फिर बाद में समर्थन नहीं देती। इसीलिए आप इस बात से न घबराएं कि आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने नेताओं को ताकत देते हैं जब उनसे सवाल करते हैं। मैं ये बार बार कहता हूँ और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आपको उन सब से नहीं डरना होता सवाल करने के। आपको उनके सवालों की ज़रूरत नहीं है जो कि इस बात को सोचते हैं कि किस तरह से हम अगर हम इस बात को देखें कि जो लोग एक ख़ास इंटेंशन से सवाल कर रहे हैं, उनको अब ये देश जानता है, उनको ये देश पहचानता है। इसीलिए उनके सवालों को लेकर आप उनसे, मुझे नहीं लगता कि उनको हम लोग ये मान लें कि वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन सवाल कर रहे हैं। उनके सवालों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों को इस वक्त मदद करनी है, हमको आगे बढ़ना है, हमको उठना है और इससे लड़ना है। इसमें हम लोगों को उस लीडरशिप का भी साथ देना है। मैं फिर बार बार, चूँकि आज मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप में से लिखेंगे भी इस बात को कि आप आज किस तरह से बिना किसी तैयारी के, लेकिन आज तैयारी का कोई, मैं तैयारी वैसे भी नहीं करता हूं, लेकिन आज जिस तरह से, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी बातें सीधी आपसे करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप तैयारियों के साथ तो टीवी देखते ही हैं या अखबार पढ़ते ही हैं जो पूरी तैयारियों के साथ लिखे जाते हैं। मैं सिर्फ आपसे सीधा संवाद करने के लिए बात करता हूं। मुझे लगता है कि वो ब्यूरोक्रेसी इन सारे सवालों के बीच में, चूँकि जब आप सवाल नहीं करते तो वो असली गुनाहगारों तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमको उस ब्यूरोक्रेसी को भी देखना है जिसकी जिम्मेदारी थी। हमको उस तरह के डीएम्स भी देखने हैं जो इसकी आड़ में थप्पड़ मार सकते हैं किसी को, जिनकी कोई किस तरह से एक परमिशन के बावजूद ये कर सकते हैं। हमको ये भी देखना है कि वो करप्ट, वो तमाम लोग जिनको इस सिस्टम में, जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उन तक कैसे सवाल होंगे। आपको ये भी सवाल करने हैं कि उन लोगों पर सामूहिक हत्या के मुकदमे क्यों नहीं चलने चाहिए, जिन लोगों ने इस वक्त भी नकली दवाइयों के साथ रेमडेसिविर जैसी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स मानी जा रही है, आप उन पर सवाल क्यों नहीं खड़े कर सकते। जो 42,000 रुपया सिर्फ एक 6 किलोमीटर दूर ले जाने के लिए ऑक्सीजन एम्बुलेंस का किराया वसूल रहे हैं। क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते कि एम्बुलेंस का जो किराया है, कोई भी एम्बुलेंस अगर कोई यात्री ले रहा है, कोई पेशेंट ले रहा है, तो वो उसका वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को एक नंबर ऐसा दिया जा सकता है जिस पर कि वो सीधा वहाँ अपना जितना पेमेंट किया उस गाड़ी का नंबर और वहाँ भेज दे, तो ये पता चले कि एक स्वीकृत संख्या में लिया गया। लेकिन चूँकि जब आप सवाल नहीं करते हैं तो इस तरह के जवाब भी नहीं आते हैं और वो लोग अपने ही उसमें चलते चले जाते हैं और हमारे हज़ारों लोग रोज़ मरते जाते हैं। मेरा फिर आपसे कहना है कि आप सवाल भी कीजिए और इन सब चीज़ों का पॉजिटिव रास्ता भी देखिए, क्योंकि इस वक्त हम लोग जिस खतरे में हैं वो शायद इस समय तक देश के सामने नहीं आया। मैं फिर एक, चूँकि मेरे पास, मुझे यही लगता है कि मैं जब बातें कुछ कह पाने में विफल हो जाता हूँ तो आपको अपने साथ जोड़ता हूँ ये कहते हुए, क्योंकि मुझे
अकेले पेड़ों का तूफ़ान मुझे बहुत ही पसंदीदा मेरी कविता है। फिर तेज़ी से तूफ़ान का झोंका आया और सड़क के किनारे खड़े सिर्फ एक पेड़ को हिला गया। शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। जब एक पेड़ झूम झूम कर निढाल हो गया, पत्तियां गिर गई, टहनियाँ टूट गई, तना ऐंचा हो गया, तब हवा आगे बढ़ी। उसने सड़क के किनारे दूसरे पेड़ को हिलाया। शेष पेड़ गुमसुम देखते रहे, उनमें कोई हरकत नहीं हुई। इस नगर में लोग या तो पागलों की तरह उत्तेजित होते हैं या दुबक कर गुमसुम हो जाते हैं। जब वे गुमसुम होते हैं तब अकेले होते हैं, लेकिन जब उत्तेजित होते हैं तब और भी अकेले हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अकेले मत होइए, आप सवाल कीजिए, अपने सवाल कीजिए और जितनी मदद हो सकती है उतनी कीजिए, क्योंकि ये समय वाकई संकट का समय है। और उन लोगों की चिंता छोड़ दीजिए जो हमेशा देश के खिलाफ इस तरह के माहौल का इंतज़ार करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई संकट आए और वो लोग सियारों की तरह लाशों को नोचना शुरू कर दें। नमस्कार।